हेल पैराडाइज एपिसोड 4। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो सोर्ड वाला क्रिमिनल अपने साइमन को बता रहा होता है कि लोग मुझे द सोर्ड ड्रैगन या द अनपैरेलल्ड इन 8 प्रोविंसेस भी कहते हैं। वो उसे अपनी पास्ट की कहानी बताता है कि जब मैंने खुद से स्ट्रॉन्गर लोगों को ढूंढना बंद कर दिया तो उस वक्त किसी जगह के लॉर्ड तत्सुमी ने मुझसे पूछा कि क्या तुम मेरा ऑफिसर बनना चाहते हो। तो वो सोर्ड्समैन बताता है कि मैंने देखा इस आदमी के साथ बहुत सारा पैसा है और एक बड़ी मेंशन है, तो मैंने अपने लिए एक जगह और बोर्ड के लिए उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट किया और उसका ऑफिसर बन गया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमारा ये सोर्ड्समैन उस आदमी के साथ कुछ बूझ पी रहा होता है। वो आदमी इस सोर्ड्समैन को बताता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारा नाम ब्लेड ड्रैगन होगा, लेकिन मेरे ख्याल से तुम एक रियल ड्रैगन को नहीं मार पाओगे। ये सुनकर वो सोर्ड्समैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसके मेंशन के दरवाजे को 2 पीसेस में स्प्लिट कर देता है। इसके बाद सीन प्रिजन को शिफ्ट होता है और हमें ये ब्लेड ड्रैगन और उसका असाइनमेंट दिखाया जाता है। वो असाइनमेंट उसे बताता है कि तुम्हारा टेम्पर हमेशा हाई रहता है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो ये ब्लेड ड्रैगन उसे बताता है कि हाँ मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि मेरे इस टेम्पर की वजह से उस क्लैन के सारे लोग मेरे पीछे पड़े और मुझे डेथ की सेंटेंस दी गई। मुझे रिग्रेट फील हो रही है, लेकिन जब एक बार मुझे मेरा पर्डन मिल जाए तो मैं अपने स्किल को और भी ज्यादा बेहतर बनाऊंगा और इस बार मैं उसके पूरे मेंशन को 2 पीसेस में कट करूंगा। इसका असाइनमेंट फिर इसे बताता है कि देख भाई, आई डोंट अंडरस्टैंड यू, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा। तो वो ब्लेड ड्रैगन रिप्लाई में बोलता है कि अगर तुम मुझसे पूछो तो मेरे ख्याल से तुम लोग भी कुछ सेंस नहीं बनाते। वो इसे साइमन को बताता है कि तुम्हारे पास जो वेपन है इसे तो डाइसेक्शन के लिए यूज किया जाता है और दूसरी बात यह है कि तुम बहुत छोटे हो। वो इस असाइनमेंट से पूछता है कि क्या तुम लोग जो फूड दूसरे के सिरों को काटकर अर्न करते हो उसका टेस्ट अच्छा होता है। तो वो असाइनमेंट रिप्लाई में सबसे पहले अपना नाम बताता है कि मेरा नाम है असाइमन फूची, और दूसरी बात यह है कि हम लोग सिर्फ लोगों के सिरों को नहीं काटते बल्कि हम सोर्ट्स को भी टेस्ट करते हैं और साथ ही साथ मेडिसिन बनाते हैं। अगर देखा जाए तो हम लोग सोसाइटी को तुम लोगों से ज्यादा फायदा देते हैं। वो असाइमन फिर अपना सोर्ड निकालकर उस ब्लेड ड्रैगन की तरफ पकड़ता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हें अपनी क्लैन की इंसल्ट करने नहीं दूंगा। वो ब्लेड ड्रैगन उसकी तलवार से अपने हाथों की रस्सियां खोलता है और उसे बोलता है कि व्हाटएवर, बस ये करो कि तुम मेरे रास्ते में मत आओ। वो असाइमन से पूछता है कि तुम अब क्या करने वाले हो। तो वो ब्लेड ड्रैगन रिप्लाई में बताता है कि मैं सबसे पहले इस जगह के पूरे कंपेटिटर्स को एलिमिनेट करूंगा और उसके बाद एलेक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढूंगा। वो ब्लेड ड्रैगन बताता है कि मैं फाइनली अपने सोर्ड को पूरे मर्जी से यूज कर सकता हूँ, क्योंकि इस जगह पर बहुत अच्छे फाइटर्स देखने को मिलेंगे। वो असाइमन फिर सोचती है कि हाँ इसकी बात कुछ सेंस बना रही है। वो बताती है कि अगर हम एक पॉट में बहुत सारे पॉइजनस इंसेक्ट को डालें तो जितना ज्यादा हम वेट करेंगे तो उतनी ही ज्यादा वो इंसेक्ट वेनमस बन जाएगी। लेकिन गड़बड़ की बात यह है कि अगर शोगनेट वेट ना कर सका तो वो हमारे ऊपर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंसेक्ट डाल देगा और हमें वाइप आउट कर लेगा। इसके बाद ये दोनों थोड़ा आगे जाकर एक जगह पर रुकते हैं और एक टेम्पल टाइप की जगह देखते हैं और अचानक ही एक बड़ा अजीब टाइप का मॉन्स्टर इन दोनों के सामने अपीयर होता है और जब ये दोनों उनकी तरफ देखते हैं तो वो ब्लेड ड्रैगन बोलता है कि इंटरेस्टिंग। सीन फिर गाबीमारू और सगीरी की तरफ शिफ्ट होता है, जिनको भी इन मॉन्स्टर्स ने सराउंड किया है। ये देखने पर गाबीमारू अपना मास्क लगाता है और सगीरी को पीछे हटने के लिए बोलता है। गाबीमारू के सामने एक फिश टाइप का मॉन्स्टर खड़ा होता है, जिसे देखने पर गाबीमारू सोचता है कि मेरे दिल में इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ कि आखिरकार ये चीजें क्या है। लेकिन मेरी इंस्टिंक्ट्स मुझे बताती है कि ये चीज जो भी हो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। इसके बाद वो फिश टाइप का मॉन्स्टर अपने हाथों को खोलकर गाबीमारू पर अपने फिस्ट से अटैक करता है। गाबीमारू इन सारे अटैक्स को डॉज करके सीधा जाकर उसके हेड पर स्ट्राइक करता है, लेकिन फिर भी ये पूरा नहीं होता और वो फिश लाइक क्रीचर गाबीमारू के लेग को पकड़कर उसे नीचे जमीन पर फेंकता है। जमीन पर स्ट्राइक होने के बाद गाबीमारू जल्दी से दोबारा उठ खड़ा होता है और सगीरी को बोलता है कि पीछे हट जाओ। गाबीमारू सोचता है कि मेरे स्ट्राइक के बाद ये फिर भी जिंदा है, इस वक्त हमें क्या करना चाहिए, और उस वक्त उसे अपने चीफ का एक रूल याद आ जाता है। उसका चीफ से बताता है कि तुम्हें उन एनिमीज के साथ इंगेज नहीं होना चाहिए जिन्हें तुम नहीं जानते। गाबीमारू फिर इस जगह से भागने का सोचता है और सगीरी की तरफ देखकर बोलता है कि क्या मैं इसके साथ मिलकर यहाँ से चला जाऊँ या अकेले ही चला जाऊँ। जैसे ही गाबीमारू इन सारी बातों को सोच रहा होता है वो फिश मॉन्स्टर गाबीमारू को पकड़ता है और उसे ऊपर उठाकर दोबारा जमीन की तरफ फेंकता है। सगीरी गाबीमारू के पास आती है और उसके हाथों में खून देखकर उसे बताती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हें भी इंजरी हो सकती है। गाबीमारू सगीरी को बताता है कि ये जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है और हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो इन बातों को बताता है उनके इर्द गिर्द और भी ज्यादा बड़े बड़े मॉन्स्टर्स अपीयर हो जाते हैं। इन सारे मॉन्स्टर्स को देखने पर सगीरी कुछ घबरा सी जाती है और जैसे ही वो गाबीमारू की तरफ देखती है तो हम गाबीमारू को इन मॉन्स्टर्स पर अटैक करने के लिए खुद को रेडी करते हुए पाते हैं। जैसे ही वो रेडी हो जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा फास्ट मूवमेंट्स के साथ एक मॉन्स्टर के करीब पहुंचता है और उसके गर्दन के अंदर अपने हाथों को रखकर अपने एस्थेटिक प्लेज निन्पू का यूज करके उसे उसी जगह पर जला देता है। ये देखकर सगीरी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड रह जाती है और उसके बाद गाबीमारू एक और मॉन्स्टर पर अटैक करके उसके हेड को भी ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद गाबीमारू के सामने जो सारे मॉन्स्टर्स खड़े रहते हैं वो उन पर अटैक करके उन सबको
एक एक करके मारता रहता है। ये सब देखने पर सगीरी सोचती है कि हाँ, मैं जानती थी कि ये जॉब डेंजरस है, लेकिन अब जब मैंने खुद इसे अपने आंखों से देख लिया तो ये डेंजरस होने के साथ साथ और भी ज्यादा खौफनाक है। जैसे ही सगीरी ये सब कुछ सोच रही होती है, एक दूसरा मॉन्स्टर आकर सगीरी पर पीछे से अटैक करता है। सगीरी समहाउ उसे डॉज कर लेती है, लेकिन जब गाबीमारू उनकी तरफ देखता है तो सगीरी को एक डेंजर में पाता है। गाबीमारू सोचता है कि मुझे उसके बारे में फिक्र नहीं करनी चाहिए, बल्कि मुझे फोकस्ड रहना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और उसे अपनी बीवी की बातें याद आती रहती है। सीधा जाकर उस मॉन्स्टर का हाथ काट लेता है जो सगीरी पर अटैक करने वाला होता है और सगीरी को उस मॉन्स्टर से बचा लेता है। आखिर में एक बचा हुआ मॉन्स्टर गाबीमारू पर पीछे से अपने टेंटिकल से अटैक करने वाला होता है, लेकिन एक असाइमन आकर उस मॉन्स्टर को मार देता है और हमें एक ग्रुप दिखाया जाता है जिसमें एक क्रिमिनल और 2 असाइमन होते हैं। वो क्रिमिनल गाबीमारू के सारे फाइट से इम्प्रेस हो जाती है और उसे बोलती है कि तुमने इन सबको खुद मार दिया, वाओ अमेजिंग। और वो फिर अपना इंट्रोडक्शन कराती है कि मेरा नाम है यूजुरिहा और मैं भी तुम्हारी तरह एक निंजा हूँ, लेकिन भाइयों ये एक निंजा होने के साथ साथ एक अच्छी आइटम भी है। एनीवेज, गाबीमारू इस लड़की से थैंक यू बोलता है उसे बचाने के लिए, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इसकी बीवी ने इसे ऐसा सिखाया था। गाबीमारू इस लड़की से पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो, क्योंकि हम तो एक दूसरे के दुश्मन है। तो वो लड़की से बोलती है कि कम ऑन, ऐसे मत बोलो, तुम मुझे एक डिपेंडेबल आदमी देखते हो, आखिरकार तुम्ही ने तो इन सारे मॉन्स्टर्स को मारा है। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम दोनों मिलकर काम करें, क्योंकि इस डेंजरस जगह पर मेरी जैसी लड़की अकेले नहीं रह सकती। वेल, मुझे उस डेंजरस प्लेस के बारे में नहीं पता, पर अगर यूजुरिहा जैसी लड़की हमारे टर्की एनेम लोंडो के साथ रही तो कुछ हो सकता है। पर एनीवेज, हमारा गीगा चैट गाबीमारू उसके इस रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर देता है और बताता है कि मैं तुम्हारी जैसे कुनई चीज को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। यूजुरिहा उसे बताती है कि ठीक है, तुमने मुझे पकड़ लिया, लेकिन मैं सीरियसली तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। सगीरी फिर यूजुरिहा से पूछती है कि तुम्हारे साथ 2 असाइमन्स क्यों है। तो उनमें से एक असाइमन बोलता है कि मेरा नाम है असाइमन गिंजी और मैं मोरोमाकिया को असाइन हुआ था, लेकिन इस लड़की ने मेरे उस क्रिमिनल को बेवकूफ बनाकर उसे मार दिया। इसके बाद मैंने सोचा कि इस लड़की को एक असाइमन कंट्रोल नहीं कर पाएगा और इसीलिए मैं इसे अकंपनी कर रहा हूँ। पर गाबीमारू और सगीरी को ये रियलाइज हो जाता है कि ये आदमी अपने ट्रक की वजह से इसके पीछे पड़ा है। इसके बाद वो दूसरा असाइमन अपनी इंट्रोडक्शन कराता है और बोलता है कि मेरा नाम है असाइमन सेंटा और मैं यूजुरिहा का ही असाइंड एग्जीक्यूशनर हूँ। यूजुरिहा बताती है कि इस खतरनाक जंगल से गुजरते हुए हम बहुत सारे चीजों से गुजरे और हमने बहुत सारे चीजें देखी, इसलिए हम इस जगह को तुम लोगों से बेहतर जानते हैं और हमें एक साथ काम करना चाहिए। गाबीमारू सगीरी की तरफ देखता है तो सगीरी उसे बताती है कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो हाँ, तुम इसके साथ मिलकर काम कर सकते हो। यूजुरिहा फिर गाबीमारू को गले लगाती है और उसे बोलती है कि थैंक यू, लेकिन गाबीमारू से दोबारा नीचे फेंक कर उसे बताता है कि मैंने कब कहा है कि मैं तुम्हारे साथ एक साथ काम कर रहा हूँ। गाबीमारू से बोलता है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। ये सुनने पर यूजुरिहा खुद को गाबीमारू से फ्री करके उसे उसकी कॉलर से पकड़ती है, कुछ इस टाइप के सस्पिशियस पोज में, और फिर ये दोनों किस करते हैं। ओके सॉरी, ये दोनों किस नहीं करते। हमारा गाबीमारू अपनी बीवी को लॉयल है। यूजुरिहा गाबीमारू को बताती है कि तुम ट्रस्ट की बात कर रहे हो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि अगर हम दोनों में से कोई एक एलेक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढता है तो वो दूसरे को धोखा देगा। और वो फिर गाबीमारू को पीछे पुश करके बताती है कि प्लीज गाबीमारू मेरी मदद करो। गाबीमारू फिर यूजुरिहा से पूछता है कि तुम्हारे साथ काम करके मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो यूजुरिहा बताती है कि तुम्हें मुझे अपनी स्ट्रेंथ लर्न करनी होगी और मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दूंगी इस जंगल के बारे में। यूजुरिहा फिर गाबीमारू को बताती है कि इस जंगल में जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है वो है ह्यूमन फेस्ड बटरफ्लाइज, जिन्होंने अगर तुम्हें एक बार काट लिया तो तुम्हारा गेम खत्म। गाबीमारू फिर यूजुरिहा से पूछता है कि तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कैसे पता। तो यूजुरिहा बताती है कि मैंने ये सब चीजें मोरोमाकिया पर टेस्ट की थी। इसके बाद वो गाबीमारू को इस जंगल में मौजूद दूसरे इंसेक्ट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। इसके बाद यूजुरिहा का असाइमन कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर बुद्धिज्म और थाईज्म, जो कि एक दूसरे से अलग रिलीजन है, उनके डिजाइन्स को मिक्स्ड देखा है और मुझे ये सोचते हुए बहुत मुश्किल हो रही है कि क्या ये आइलैंड ट्रूली एक पैराडाइज है। सगीरी उसकी बात से एग्री करती है और कहती है कि यहाँ पर बहुत सारी अजीब चीजें हैं। यूजुरिहा बताती है कि हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम और इन्फॉर्मेशन गैदर करें। गाबीमारू फिर यूजुरिहा से पूछता है कि तुमने हमें इतना सब कुछ रिवील क्यों किया। तो यूजुरिहा बताती है कि मेरी एक छोटी सिबलिंग है जो कि बहुत बीमार है। मैं कुनोइची इसलिए बनी ताकि मैं पैसे बना सकूं और अपनी बहन की बीमारी का इलाज कर सकूं। तो गाबीमारू बताता है कि मैं तुमसे और झूठ नहीं सुनना चाहता और जो भी बात है वो सीधा सीधा बोल दो। और यूजुरिहा बोलती है कि वाह, तुमने मुझे दोबारा फिगर आउट कर दिया। और इस बार यूजुरिहा अपनी ट्रू डिजायर बताती है। यूजुरिहा बताती है कि मैं इस जगह पर इसलिए सर्वाइव होना चाहती हूँ क्योंकि मैं अभी बहुत यंग हूँ और इस यंग एज में मैं मरना नहीं चाहती। गाबीमारू फिर यूजुरिहा से एक दूसरा क्वेश्चन करता है और वो पूछता है कि तुमने एक्चुअली में मोरोमाकिया के साथ क्या किया। और इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम मोरोमाकिया के डेड बॉडी को देखते हैं और एक बहुत ही
क्रीपी फेस से युजुरिहा गाबिमारू को बताती है कि अगर तुम इस तरह दूसरे लोगों की केयर करने लगे तो आखिर में तुम ही सबसे पहले मरोगे। और फाइनली गाबिमारू युजुरिहा के साथ एक साथ काम करने पर राजी हो जाता है। इसके बाद हम सगीरू को देखते हैं जो कि धीरे धीरे अनकॉन्शियस हो रही होती है और आखिर में गिर जाती है। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि ये लड़का बोल रहा होता है कि चेंज इज स्ट्रेंथ। इस लड़के का नाम है टोमा, जिसने असाइमन बनने का टेस्ट 1 महीने के अंदर अंदर पास करके असाइमन बन गया और ये फिर डंजन्स में जाता है जिसमें ये एक क्रिमिनल से मिलता है। और हाँ भाइयों, इस क्रिमिनल का फेस देखने पर आप लोग जान गए होंगे कि ये कौन है। इसका नाम है चोबे और जो असाइमन इसके साथ मिलने डंजन पर आता है वो इसका यंगर ब्रदर है टोमा। चोबे अपने भाई टोमा को बताता है कि तुमने मुझे यहाँ से निकालने में बहुत सारा टाइम ले लिया। और टोमा रिप्लाई में बोलता है कि देख भाई, एक असाइमन बनना इतना आसान काम नहीं है, मुझे बहुत सारे मुश्किलों से गुजरना पड़ा। टोमा अपने भाई को बोलता है कि तुम्हें यहाँ से निकालने में मुझे एक रास्ता मिल गया है जिसे हम दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा, और वो है उस आइलैंड को जाकर एलेक्सर ऑफ लाइफ ढूंढना। चोबे एग्री करता है और फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट को, जिसमें हम इन दोनों भाइयों को कुछ मॉन्स्टर्स फेस करते हुए देखते हैं। चोबे उन मॉन्स्टर्स पर अटैक करना शुरू कर देता है और टोमा अपने भाई के बारे में बताता है कि मेरे भाई की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना और उसी के साथ अडॉप्ट करना। वो हमेशा से ही ऐसे करते आ रहा है, जैसे कि जब हमारी माँ हमारे पोवर्टी की वजह से एक बीमारी के हाथों मर गई, और जब हमारे फादर को एग्जीक्यूट किया जा रहा था, और जब हम पर एक बैंडिट्स ग्रुप ने अटैक किया, तो मेरा भाई इन सारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर पाया और इनको कंट्रोल कर पाया, और यही है मेरे भाई की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें चोबे के घर के इर्द गिर्द लोग इकट्ठा होकर इसे गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो चोबे अपने भाई टोमा को बोलता है कि मैं तुझ पर बिलीव रखता हूँ कि तुम मुझे इनसे बचाकर जेल से निकाल दोगे। इसके बाद सीन दोबारा इनकी फाइट की तरफ प्रेजेंट को शिफ्ट होता है, जिसमें हम देखते हैं कि चोबे की वेपन फाइट के दौरान टूट गई, और चोबे फिर अपने भाई को बताता है कि कोई दूसरा रास्ता ना होने की वजह से हमें अब इन मॉन्स्टर के बीच गुजरना पड़ेगा। वो दोनों इन मॉन्स्टर्स के बीच गुजर ही रहे होते हैं कि अचानक उसके भाई टोमा को एक मॉन्स्टर पकड़ लेता है, और हम फिर देखते हैं कि चोबे अपने भाई को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता है। इस सीन में मुझे भी लग रहा था कि चोबे अपने भाई को पीछे छोड़ रहा है, लेकिन रुको, टोमा एक स्लैश से अपने आप को उस मॉन्स्टर से फ्री करता है, लेकिन जैसे ही वो मॉन्स्टर टोमा पर एक दूसरा अटैक करने वाला होता है, हम लोग चोबे को देखते हैं जो कि दोबारा एक बड़ी एक्स के साथ अपने भाई के पास आता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। इसके बाद इन दोनों भाइयों के इर्द गिर्द और ज्यादा मॉन्स्टर इकट्ठे होकर इन दोनों को सराउंडेड कर देते हैं। वो मॉन्स्टर इन्हें बोलते हैं कि तुमने क्राइम किए हैं और तुम्हें इन क्राइम की सजा मिलेगी, जिस पर चोबे को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो इन सारे मॉन्स्टर्स पर अटैक करके सभी को मार देता है। वो बोलता है कि मैं क्राइम्स और सिन की कोई परवाह नहीं करता, बल्कि मैं अपने रूल्स खुद बनाता हूँ। चोबे फिर अपने भाई से बोलता है कि हम यहाँ पर दूसरे कंटेस्टेंट्स को सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे और उसके बाद एलेक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढकर मैं उसे खुद पी जाऊंगा ताकि मैं इमोर्टल बन जाऊं। इसके बाद हमें टोमा का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि टोमा रो रहा होता है। उसका भाई चोबे उसके पास आता है और उसे बोलता है कि अगर तुम इस तरह रोते रहे तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। अगर तुम्हें ये पता नहीं कि राइट चीजें क्या है तो तुम अपने बड़े भाई को फॉलो करो और मेरे रास्ते चलो, मैं तुम्हें राइट वे दिखाऊंगा। सीन फिर प्रेजेंट को शिफ्ट होती है और टोमा अपने भाई से कहता है कि मुझे नहीं लगता आगे चीजें आसान होने वाली है, क्योंकि इसके आगे हम जिन लोगों से भी मिलेंगे वो भी हमारी तरह सर्वाइवर और स्ट्रांग होंगे। वो कहता है कि ये आइलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर स्ट्रांग बाकी रह जाते हैं और जो वीक होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई, और अगर आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।